हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गाइड टू सक्सेस में। और क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुकी हैं। बच्चों अभी आप रेस्ट तो नहीं कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलो आपके लिए मैं आ गया हूँ लेके 2015 का PYQ। जैसा हमने कहा था कि मैं इस लेक्चर को सबके लिए अवेलेबल रखूँगा, आपका जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं किए। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत का डिफिनीसन हमने कई बार बच्चों को समझाया है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी लगता है कि नहीं समझ में आया और आप नए नए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, क्लास 12 का एग्ज़ाम है आपका, हिंदी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, तो आप जाओ, मैं लिंक दे दिया हूँ अभी इधर डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल गया होगा। आप वीडियो देख लेना और उस वीडियो के बाद आपको कम से कम उस वीडियो से आपको 10 से 15 नंबर आ जाएगा। बस देख रहे हो, समझ में आ जाएगा। चलो सवाल देखते हैं। अवसर लागत क्या है? ऑप्शन है वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया। ओके, डिफिनीशन ही है ये, परित्याग कर दिया गया अवसर। ठीक है। खोया हुआ अवसर, ठीक है, ये भी सही है। हस्तांतरण मतलब उसके बदले में, ठीक है, इनमें से सभी। चलो ये आंसर सही है और ये इसका डिफिनीशन है, ठीक है, अवसर लागत का। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट मतलब किसी भी इंसान को संतुष्ट करने का क्षमता किस में है, क्या चीज़ है? तो उपभोग, किसी चीज़ को उपभोग करते हैं तो क्या वो संतुष्ट करती है? किसी चीज़ का उपयोगिता, किसी भी वस्तु का फूल इस्तेमाल कर लेते हो, फूल, तो क्या वो है? क्या किसी वस्तु का गुण अच्छा है लेकिन आप उसका उपयोग में लाके उपयोगिता ही नहीं कर पा रहे हो, तो भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब हमको लग रहा है कि बी आंसर सही है। चलो बी आंसर सही है। रुचि रहा लेकिन फिर भी आप उपयोग ना कर पाए तो क्या फ़ायदा। तो सवाल 2 का आंसर है बी, उपयोगिता। किसी भी वस्तु का मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता किसमें? उपयोगिता में। ठीक है। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या है भाई? ऑप्शन, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। यस, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलो दूसरा ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए। एक बात बताओ, सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, ये आपको क्लास में अच्छे से समझा दिया गया है और हमको लग रहा है कि इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? सिंपल है भाई, मांग में परिवर्तन किसके क्षेत्र में नहीं होगा? ऑप्शन है मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं, इसमें से एक ही ऑप्शन है और वो आंसर है मूल्य में परिवर्तन। देखो मूल्य में परिवर्तन होता है, मांग नहीं घटता, ठीक है, भले उस आदमी उस चीज़ का इस्तेमाल जरूर करता है, थोड़ा हो जरूर, लेकिन मांग कभी नहीं खत्म होता। ठीक है। आय में परिवर्तन हो जाए तो भले हो सकता है कि हाँ भाई मेरे को 10 रुपया सैलरी, 10,000 से 5,000 सैलरी आ रहा है, लेकिन उस वस्तु का अगर मूल्य में परिवर्तन हो जाए तो उस वस्तु का मांग नहीं घटता। जैसे अगर कोई दवा हो, मेडिसिन, अगर उस दवा का दाम अगर 100 रुपया हो गया हो, पहले 50 रुपया था अभी 100 रुपया होगा, तो वो तुमको ज़रूरत का चीज़ है, उसका दाम में परिवर्तन हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको लोगे। हाँ, भले आपका सैलरी 10,000 था अभी 5K हो गया, तो ये अगर दवा का दाम भी 100 रुपया हो गया तो आप इसको, हो सकता है पहले 10 पत्ता लेते थे, 5 पत्ता भी लें, लेकिन लेंगे तो ज़रूर। ठीक है। चलिए क्लास में ये भी बहुत अच्छे से समझा दिया गया मांग का चैप्टर। होप आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा बच्चों जिन्होंने क्लास किया है। चलो आगे देखते हैं। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग। गिफिन वस्तु क्या है? गिफिन्स गुड्स। चलो गिफिन वस्तु क्या है? मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे ही गिफिन वस्तु की वृद्धि होगी दाम में, वैसे ही उसकी मांग में भी वृद्धि होगी। ठीक है, बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर। अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच। ठीक है, मांग की लोच से है, पूर्ति की लोच से है, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या होगा आंसर? 6 का आंसर होगा, देख लेते हैं। इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, शून्य के बराबर, इकाई के बराबर होगा। 7 नंबर देखते हैं। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है भाई? उत्पादन का साधन तो आपको
पहले तो याद रहना चाहिए उत्पादन का साधन कौन कौन सा है, और सक्रिय साधन ये पूछ रहा है तो सक्रिय साधन कौन है, श्रम है, पूंजी, श्रम, भूमि, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं भाई साहब। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, श्रम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए आप लोगों को। औसत लागत वक्र का आकार होता है, क्या होता है भाई, ऑप्शन ए यू आकार जैसा होता है, हाँ भाई यू आकार जैसा ही होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वाले चैप्टर से है, कौन क्या है भाई ऑप्शन में, आंसर क्या है, पहला ए क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या, ठीक है ये सही है। वस्तु की एक रूपता, ठीक है भाई। विज्ञापन तथा क्रय लागत, ये तो गलत है, ये नहीं होता। बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये भी होता है, ठीक है। क्या सवाल क्या क्या है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, ठीक है। क्या विशेषता नहीं है, विज्ञापन तथा विक्रय लागत। और विशेषता क्या क्या है, क्रेता विक्रेताओं की अधिक संख्या, वस्तु की एक रूपता, बाजार का पूर्ण ज्ञान। आप सबको ये क्लास में अच्छे से कराया गया है। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि इस चैप्टर पे आपको समझना है, आप न्यू व्यूअर हैं, नए हो, आप देख रहे हो, आपको लगता है कि सर ये चैप्टर नहीं समझ में आया, तब कमेंट करना, मैं शॉर्ट वीडियोस पे बना के आपको डाल दूंगा कि आप नज़दीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो, किस बाजार में औसत आय बराबर सीमांत आय होती है, कौन सा भाई बाजार में होता है, तो भाई ऑप्शन पढ़ते हैं, आइए। पूर्ण प्रतियोगिता, हाँ भाई पूर्ण प्रतियोगिता में ही औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है, ठीक है। 11 नंबर देखो अल्प अधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, एक अधिकार, ये सब के बारे में आपको एक एक लाइन डिफिनीशन याद होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होती है, बताओ, आंसर हो गया। चलो सही आंसर है बी, घटने लगती है, ठीक है। यदि मूल्य में 40% परिवर्तन से मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग क्या हो जाता है भाई, 1.6 1.5 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉल्व कर दें, देखो मांग बाई मूल्य, भाग करो, ऐसे भाग करो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो ऐसे करो, 4 एकम 4, 40, क्या बचेगा 20.2, ठीक है। यहाँ ये हो गया 4 × 5 = 20, 200, ठीक है, कट गया, आंसर क्या हुआ 1.5, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं। विलासिता वस्तुओं की मांग, विलासिता वस्तु क्या होता है भाई, ठीक है, आपको मालूम होनी चाहिए, अगर मालूम है तो कमेंट करो, विलासिता वस्तु किसको कहते हैं, ठीक है। तो विलासिता वस्तुओं की मांग कैसी होती है भाई, तो बेलोचदार होती है, लोचदार होती है, अल्प लोचदार होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो इसका ऑप्शन है सही बी, लोचदार होती है। विलासिता वस्तुओं की मांग मतलब आय में वृद्धि होने से और आय के पैसा कम होने से या मूल्य कम होने से, मूल्य बढ़ने से, आय में तेजी, आय में कम होने से इसकी मांग घटते बढ़ती रहती है, इसलिए लोचदार है, ठीक है। 14, अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, अस्थाई पूंजी, ठीक है, कि उपभोग को क्या कहते हैं भाई, मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन, याद आया। जो मशीन है, फैक्ट्री सब समय अगर काम करते तो क्या होता है उसमें, मूल्यह्रास होता है। 15 नंबर देखते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सही है भाई, सवाल देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, एकदम सही है ए, ठीक है। व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स
माइनस कर देते हैं, आपका इनकम जो है उसमें से आप डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर माइनस कर देंगे तो क्या बचता है, प्रयोज्य आय बचता है। चलो 16 नंबर देखो, मुद्रा से है। मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, ओके गुड। जो सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकार की जाए, गुड। विनिमय के लिए विनिमय की कार्य करती है। जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए, गुड। और इनमें से सभी, तो इनमें से सही है। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है, क्या है भाई ऑप्शन? ये सब बहुत इजी सवाल है, आपको होप आप सही कर रहे हो। तो क्या मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है? ऑप्शन है बैंक में जमा राशि, ठीक है। और क्या है भाई? जनता के पास उपलब्ध रुपए, तो जनता के पास उपलब्ध रुपए मुद्रा की पूर्ति को हमारा आशय है। मुद्रा की पूर्ति वो M1 M2 वाला, ठीक है, याद आया? हाथ में कैश आप जमा कर रहे हो पोस्ट बैंक में। चलो 18 नंबर देखते हैं। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मुद्रास्फीति, अस्फीति, मुद्रास्फीति मूल्य स्तर स्थिर रहता है, ठीक। समझ में नहीं आया, गलती लग रहा है ये। मूल्य में ह्रास की प्रवृत्ति हो, ह्रास नहीं, कमता नहीं है भाई। मूल्य स्तर में निरंतर तीव्र वृद्धि होती हो, तीव्र नहीं, मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है, सी, ठीक है। वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक, क्या है भाई वाणिज्य बैंक? बताओ, ये आंसर आपको आ जाना चाहिए। चलो, नोट निर्गमन करते हैं, ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं, और केवल BC नोट निर्गमन करने का किसके पास अधिकार है? आपको मालूम होना चाहिए RBI के पास है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ग्राहकों से जमा, हाँ भाई वाणिज्य बैंक, आपका पास आसपास में जो बैंक है जिसमें आपको छात्रवृत्ति आता है, साइकिल खरीदने के लिए पैसा है, कहाँ से पैसा निकालने जाते हो? बैंक से ना। तो वही बैंक क्या है? बैंक क्या करता है? ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं, लोन भी देते हैं। तो आंसर क्या है? डी। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पूछ रहा है, देखो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। और भारतीय रिजर्व बैंक की एक और खूबी क्या है? नोट निर्गमन करने का, नोट प्रिंट। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ कौन सा ऑप्शन सही है? वर्ष 1991, ठीक है। नरसिम्हा समिति, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी, यानी बैंक में सुधार कब हुआ था? नरसिम्हा समिति के द्वारा 1991 में, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बजट सरकार के आय व्यय का ब्यौरा है, ओके गुड, सही बात है भाई। बजट क्या है? सरकार का आय और व्यय का ब्यौरा रहता है। यही फरवरी में अभी आएगा बजट। सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज है, भाई सही, ये भी सही बात लग रहा है, आर्थिक नीति का दस्तावेज रहता ही है, ठीक है। सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, हाँ भाई सरकार के नए कार्यक्रम जो भी करेंगे उनका विवरण रहता है, आंसर डी। असंतुलित बजट क्या है? बताओ, असंतुलित बजट। देखो ऑप्शन देखते हैं। आय व्यय से अधिक होती हो, आय माने जो इनकम जो हमारे पास आया है वह खर्च से अधिक हो, नहीं भाई। अगर ऐसा होता तो संतुलित घटता ही नहीं, मतलब असंतुलित बजट मतलब आप क्लास में अच्छे से पढ़े हो। चलो मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, मम्मी कहती है कि जाओ बेटा सामान ले आओ, और लिस्ट दे दी, ठीक है। लिस्ट में अब ऐसा हुआ कि बजट गड़बड़ा गया, आपको 100 रुपये का सामान मम्मी दी पैसा लाने के लिए, लेकिन फिर फ़ोन करके कहती है बेटा एक काम करो 4 समोसे ले आओ, गेस्ट आ गए हैं। तो आप क्या करोगे? 100 रुपये का सामान का तो सामान खरीद लिए, समोसा कैसे खरीदोगे? आपका बजट तो गड़बड़ा गया। मम्मी को बोले मम्मी बजट गड़बड़ा गया है, तो क्या होगा? या तो आपको किसी से उधार लेना होगा तब, दुकान वाले से, या फिर घर में जाओ, मम्मी से पैसा लो, किसी से पैसा लो, फिर वापस आओ। तो ऑप्शन चलो देखते हैं। असंतुलित बजट में आय व्यय से अधिक होती, नहीं, ये तो गलत है भाई। अगर पैसा मेरे पास ज़्यादा रहता, अगर मम्मी 150 देती, सामान लेने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरे पास 100 रुपये ही था, बजट गड़बड़ा गया। आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता हो, आय जो है व्यय अधिक हो, ठीक है भाई, सही बात है, व्यय अधिक होता है असंतुलित में। घाटा ऋण या नोट छाप कर पूरा किया जाता है हाँ भाई, ऋण लिया जाता है,
जैसे अभी आप समोसे वाले से ऋण लोगे, समोसा ऋण में दे दो, भाई हमको ले जाना है घर पे, मम्मी बोली नहीं जाएंगे, गेस्ट टाइम में, या आप नोट तो छापोगे नहीं, नोट छापने का कार्य तो आरबीआई के पास है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। 24, विनिमय दर। विनिमय दर का अर्थ बताओ भाई, क्या है विनिमय दर का? ऑप्शन देखते हैं। एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी देसी मुद्रा देनी होगी? सही है, एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी देसी मुद्रा देनी होगी। ठीक है, एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी दूसरी विदेशी मुद्रा देनी होगी? हाँ, ये सही लग रहा है यार, कितनी देसी मुद्रा देनी होगी, एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी दूसरी विदेशी मुद्रा देनी होगी। हाँ, हो ही सकता है, विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री दर। सही है भाई, तो इनमें से सभी। विनिमय दर यही है ना, एक्सचेंज रेट है ना। आप अगर प्रॉपरली बोलो तो आंसर ए के साथ जा सकते हो, अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, दोनों ऑप्शन अगर आपको लगता है कि ये सब और ये सब, हाँ भाई, कि डॉलर है, डॉलर को रुपी में कैसे कन्वर्ट करें, कितना रुपया देंगे कि $1 खरीदाएगा, यही तो है विनिमय दर ना। ठीक है, आप ए आंसर से जाओ, कंफ्यूज नहीं होने का। रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। रोजगार गुणक, ठीक है भाई, रोजगार गुणक के सिद्धांत के दाता कौन है भाई? तो कान है, कैन। केन्स कौन? केन्स नहीं है, कान है। ठीक है, केन्स कौन है? निवेश गुणक के सिद्धांत के जन्मदाता। किसके? निवेश गुणक के। कान है रोजगार गुणक के, रोजगार गुणक सिद्धांत के दाता। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, हर बार लगभग 1 साल 2 साल छोड़ के किसी न किसी रूप में आ जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आंसर? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, और आंसर है ए, व्यक्तिगत इकाई का। व्यष्टि नाम से ही समझो, क्लास में जैसे हमने समझाया आप लोगों को, नाम से ही समझो, व्यष्टि व्यक्ति, एक लग रहा है ना व्यक्ति, ये व्यक्तिगत इकाई। यही समष्टि रहता तो क्या रहता? समस्त, समष्टि। ठीक है, तो क्या होता? राष्ट्रीय आय। ठीक है, अगर एक राष्ट्र की आय रहता तो ये भी गलत हो जाता, लेकिन राष्ट्र के तौर पे है तो राष्ट्र का अध्ययन है, तो समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन। 27 नंबर देखते हैं। किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है। सामान्य वस्तु की मांग, आगे ऊपर देखा ना, सामान्य वस्तु क्या होता है? क्योंकि अब देखो, कभी भी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है, इसलिए वो मतलब मांग घटेगी तो नेगेटिव में जाएगा उसका डिमांड, है ना। तो वैसे ही सामान्य वस्तु जो क्या है? सामान्य वस्तु है, जो नॉर्मल गुड है, जो हम लोग ऐसे ही खरीदते हैं, मन करता खरीद लेते हैं। तो अगर किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। ठीक है, 28 नंबर, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की अर्थ है सी। ठीक है, ए भी दोनों सब क्लास में हुआ है, समझा दिया गया है। आगे देखते हैं 29 का। एक बंद क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है। एक बंद क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था तो क्या है भाई? देखते हैं। बचत, कर, आयात इक्वल टू निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात। हाँ भाई, सही है। कुल रिसाव, कुल अंतःक्षेप, समग्र उत्पादन, समग्र व्यय। तो बेसिकली आंसर है। यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है तो क्या होगा भाई? अगर यदि किसी देश की, क्या बोल रहा है? यदि किसी देश की, देश के संदर्भ में, विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक हो तो जो विदेश से आ रहा है वो पैसा कम हो। ठीक है, तो क्या होगा? देश से जा रहा है, आ रहा है, कम हो। ठीक है, तो क्या होगा? इसका आंसर होगा बी,
सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, ठीक है, क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी हो जा रहा है, ठीक है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या कहते हैं? मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या कहते हैं? चलो ऑप्शन देखते हैं। मुद्रा में मापा जा सकता है, ओके। मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, नहीं। संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, हाँ सही है, डी। निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता हार्स नियम का अपवाद नहीं है? सीमांत उपयोगिता क्या होता है? सीमांत उपयोगिता हार्स क्या था? चलो नोट्स देखो, याद आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं इधर हम लोग, ठीक है। नशीली वस्तुओं का उपयोग नहीं है, पूछ रहा है, नहीं है। अगर उपवाद होता तो ये हाँ होता। मुद्रा का संचय अगर अपवाद है तो ये हाँ में है। दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह उपवाद है तो हाँ है, लेकिन रोटी तथा दूध में नहीं है यार। सीमांत उपयोगिता मतलब देखो, लालच का कोई सीमा नहीं है, इसीलिए सीमांत उपयोगिता हास में अपवाद लालच का अपवाद। जैसे नशीली वस्तु, एक पैक दारू लेके बैठता है लोग, ठीक है, तो कहता है एक पैक और सर, एक पैक और सर, एक पैक और सर, तो क्या होता है? सीमांत सीमा ही नहीं है पीने वाला वस्तुओं को। या चाहे कोई गंजेरी को देखना, गांजा पीता हो तो कहता है थोड़ा सा और पी लेते हैं, थोड़ा सा और पी लेते हैं, मतलब नशीली वस्तुओं का उपयोग कर रहा है ना। तो क्या है, वो नशीली पदार्थों का इस्तेमाल वो लोग जितना करें उसका सीमा नहीं है। जैसे मुद्रा का संचय, अब तुम्हारे पास पैसा रहेगा 100 रुपया, अगर कोई तुमको 1000 रुपया देगा तो तुम थोड़े ना बोलोगे कि नहीं 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 हो गया, मेरा काम का हो गया, मेरा काम निकल जाएगा, इससे हमको और नहीं चाहिए, ऐसा तो बोलेगा। सर दे दीजिए 1000 रुपया दे दीजिए। कोई 1,00,000 रुपया देगा तब भी तुम बोलोगे सर वो भी दे दीजिए, कोई बात नहीं है। वैसे ही दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह, अगर कोई एंटिक चीज़ है, महारानी का हार है ना, राजा का सर का ताज, राजा का तलवार, तो वो सब क्या है? वो सब दुर्लभ वस्तु है, तो इसका भी संग्रह करोगे, इसका भी तुमको सीमांत उपयोगिता हार्स नियम में अपवाद के रूप में। लेकिन रोटी तथा दूध, 4 गो रोटी ठूस देगा, खा लोगे 4 गो रोटी, 5वां रोटी बोले नहीं सर नहीं खाएंगे। 1 लीटर दूध पीने के बाद बोलोगे नहीं सर 1 लीटर के बाद एक बूंद नहीं पियेंगे, पेट खराब हो जाएगा। तो ये अपवाद है, आंसर डी। चलो 33 नंबर, एक स्थिर कीमत पर मांग की लोच क्या होगा? एक स्थिर कीमत पर मांग की लोच क्या होगा? ऑप्शन देखो, शून्य होगी, इकाई होगी, अनंत होगी, अनंत ही होगी, ठीक है। मांग की लोच अनंत होगी, ठीक है। एक पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र कैसा होता है? बताओ। वाई अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। गलत गलत गलत। 35 नंबर देखते हैं। उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? ऑप्शन देखते हैं। स्थिर पैमाने का प्रतिफल नहीं कहते हैं, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल नहीं भाई, वर्धमान पैमाने का फल हाँ, रिटर्न स्केल। इनमें से कोई नहीं तो नहीं है भाई, एक तो आंसर तो हमको मिल ही गया है, ठीक है। 36 नंबर, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? आय जब बढ़ जाता है तो उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है भाई? बताओ, आंसर मालूम होना चाहिए। चलो, निम्न कोटि की वस्तु हैं। अब देखो, तुम्हारा पहले 10,000 सैलरी था, तुम 50 रुपया वाला जग खरीद लोगे, 100 रुपया वाला शर्ट खरीद लोगे, क्यों? सामान निम्न कोटि की वस्तु है, 100 रुपया में भी शर्ट मिला। अब ऐसे ही तुम्हारा सैलरी हो गया 2 लाख रुपया, अब क्या तुम 100 रुपये वाला शर्ट पहनोगे? नहीं, तुम जाओगे जारा में, लड़की लोग जारा में जाएगी, लड़का लोग वैन हुसैन में जाएगा, है ना, मॉल में जाओगे। नहीं भाई, हाईफाई सामान लेना है, निम्न कोटि का नहीं लेना है, लोकल नहीं पहनते हम, वही वाला बात। तो क्या होगा इसका आंसर? ए, ठीक है। चलो 37 नंबर देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। देखो ये तो डिफिनीशन है, आप होप आप आंसर जान रहे होंगे। चलो हम बताते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पादन नहीं, राष्ट्रीय आय नहीं, कुल घरेलू उत्पादन, ठीक है, जीडीपी। निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि, साख नियंत्रण आपको मालूम होनी चाहिए, आजकल एग्जाम में आने लगा है 2025-26 के ज़माने में। ये 2015 का सवाल है एमसीक्यू।
बैंकों के नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, खुले बाजार का कार्यक्रम, बैंक दर में परिवर्तन। क्या है आंसर? आंसर है बी। निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि उपभोक्ता साख पर नियंत्रण। ठीक है, उपभोक्ता के पास क्या पैसा क्या नहीं है उस पर नियंत्रण करना है। 39 देखते हैं। एकाधिकार फर्म में संतुलन की शर्त नहीं है। क्या है भाई? एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। कौन नहीं है शर्त? औसत आय इक्वल टू सीमांत आय। सही है भाई, MRIR। याद है? याद आया? मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य 40 नंबर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है बताओ? पहला ऑप्शन देखो, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि। सही है। मौद्रिक नीति क्यों लेते हैं? ताकि उत्पादन में रोजगार में वृद्धि हो। विदेशी विनिमय दर की स्थिरता। ठीक है, ये भी सही हम बोलेंगे। मूल्य में स्थिरता। हाँ भाई सही है ये भी। और डी सही है। चलो 40 क्वेश्चन हो चुका है और इसी के साथ 2015 का इकोनॉमिक्स हो चुका है। अब हम लोग 2015 का पॉलिटी करेंगे और हिस्ट्री भी करेंगे। ठीक है, और ऐसे करके हम लोग 25 तक आ जाएंगे एग्जाम के पहले। आप देखते रहो, पढ़ते रहो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आए उसको कमेंट करो। ठीक है, चलो।